नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आज पॉलिटिकल पावर सेंटर के न्यूज मेकर हैं दिल्ली के पूर्व सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में चुनाव से पहले केजरीवाल ने कमर कस ली है और बीजेपी के साथ उनका वार पलटवार का नया अध्याय शुरू हो गया। दिल्ली की सियासत का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। साथ ही शाम 6:30 बजे आज आप देखिए जामा मस्जिद विवाद के बाद बदायूं में क्यों मचा है संग्राम। लेकिन सबसे पहले बात दिल्ली की सियासत की। दिल्ली में तनाव क्योंकि आने वाला है चुनाव। यह बात इस वक्त दिल्ली की सियासत में खूब बोली जा रही है, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उससे तय है कि चुनाव तक दोनों खेमे अभी रुकने वाले नहीं। आप देखिए ये रिपोर्ट कि कैसे बीजेपी और आप ने एक दूसरे पर आज बयानों के बाउंसर फेंके। अब दिल्ली में अगला चुनाव है, इसलिए तो सियासत में तनाव ही तनाव है। एक तरफ नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बवाल है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल पर हमले पर सियासत गर्म है। पहले बात नरेश बालियान की गिरफ्तारी की करते हैं, जिसको लेकर केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। एमएलए नरेश बालियान कपिल सांगवान उर्फ नंदू का विक्टिम है। उन्होंने कई चिट्ठियां दिल्ली पुलिस को लिखी कि इसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। उस पे कार्रवाई करने की बजाय कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। आखिर नरेश बालियान पर आरोप क्या है, ये जानना जरूरी है। आप विधायक नरेश बालियान पर आरोप है कि उसने बिल्डर को धमकी दी और डराया, फिरौती मांगी और पैसे वसूले। जो ऑडियो आया है, आप उसमें खास तौर से देखें कि कैसे वो नरेश बालियान किस तरह से उन गैंगस्टर से बात कर रहा है और बड़ी दोस्ताना बातचीत हो रही है। वो उनको टिप्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इसको फ़ोन कीजिए, इसको कीजिए, उसके बाद हवाला से पैसे दिए जाएंगे। ये तो हुई नरेश बालियान की बात। अब बात उस मुद्दे की जिस पर कल से शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। कल शाम अरविंद केजरीवाल एक पद यात्रा कर रहे थे, तभी एक शख्स ने उनके पास एक तरल पदार्थ फेंका। केजरीवाल पर हमला करने वाले अशोक झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपका आरोप है कि जान से मारने की साजिश थी। आज केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बात रखी तो पलटवार दूसरी तरफ से भी हुआ। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे। अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। उन्होंने अपने ऊपर छिड़कने के लिए भी मिनरल वाटर कहीं से खरीदवाया था। देखो भाई, ये लोग बहुत नाटक करने वाले लोग। ये भी हो सकता है कि अपनी गाड़ियों पे गोली वोली चलवा ले। दिल्ली में ब्लेम गेम शुरू हो चुका है और इसके चुनाव तक थमने की कोई उम्मीद नहीं। और आपको ये बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। पार्टी दिल्ली की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इससे पहले कांग्रेस भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कह चुकी है। केजरीवाल ने कर दिया साफ, दिल्ली चुनाव में हाथ का नहीं चाहिए साथ। तमाम अटकलों को साफ करते हुए केजरीवाल ने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। सुनिए। विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। बता दें, इससे पहले दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी क्लियर किया था कि वो आपसे गठबंधन नहीं करेंगे। आप और कांग्रेस दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और इस साल हुए लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। फिलहाल दिल्ली में एक भी सीट दोनों दलों को नहीं मिली और सभी सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं कई दौर की बातचीत के बावजूद भी अक्टूबर में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों में बात नहीं बन पाई और अंत में दोनों दलों ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अलग अलग चुनाव लड़ा था। इधर आप अकेले चुनाव लड़ फिर से दिल्ली विधानसभा के शिखर पर पहुंचने की उम्मीद कर रही है, तो दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी इस बार बाजी पलटने के लिए कमर कस ली है। आज दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें दिल्ली में परिवर्तन यात्रा निकालने का फैसला हुआ। इस यात्रा में बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में ये यात्रा निकलेगी और इस यात्रा का मूल उद्देश्य सिर्फ एक ही है
कि जिन भ्रष्टाचारी नेताओं ने शीश महल का आनंद लिया, जिन भ्रष्टाचारी नेताओं ने जल बोर्ड में 73,000 करोड़ का घोटाला किया, इन सब बातों को लेकर हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी की यात्रा के बाद चर्चा होने लगी है कि क्या यात्राओं से हासिल होगी राजधानी की राजनीति मंजिल, क्योंकि केजरीवाल पहले से ही लगातार पद यात्राएं निकाल रहे हैं। कांग्रेस की भी न्याय यात्रा जारी है और अब बीजेपी परिवर्तन यात्रा के रास्ते वोट मात्रा बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। और अब खबर महाराष्ट्र से। पूरा देश दरअसल इंतजार कर रहा है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि आज शिंदे मीडिया के सामने आए, कई सवालों के जवाब दिए उन्होंने, लेकिन सीएम के सवाल पर गेंद बीजेपी की तरफ फेंक कर चले गए। अब सबकी नजर बीजेपी पर है। सातारा में पहले की किसानों से मुलाकात, फिर मंदिर में जोड़े हाथ, इसके बाद की पत्रकारों से बात। महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए तो पत्रकारों के सवालों की लंबी लिस्ट उनके सामने थी। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश जानना चाहता है कि कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। शिंदे ने कैमरों के सामने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी, अब फैसला मोदी और शाह को लेना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है। ऑलरेडी दे दिया है। आपकी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। और स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूँ। शिंदे ने एक तरह साफ कर दिया है कि दिल्ली में शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी मांग वाली लिस्ट बता दी थी और अब गेंद बीजेपी नेतृत्व के हाथ में है। शिंदे से फिर पूछा गया कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो उनका जवाब सुनिए। उठ रहे हैं कि तारीख घोषित हो गई है, स्थल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं किया। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर हो जाएगा। इस बीच आज खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे से फोन पर बात कर तबीयत का हाल जाना। शिंदे ने अपनी तबीयत के बारे में कहा कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं। मेरी तबीयत अच्छी है, मैं यहाँ पर आया था रेस्ट करने के लिए। अभी बहुत काफी भागदौड़ हो गई चुनाव में। खैर, ये तय हो चुका है कि 5 दिसंबर को शाम 5 बजे मुंबई के आजाद मैदान पर महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा। लेकिन ये कौन होगा, आधिकारिक तौर पर कोई भी अभी तक ये पता नहीं कर पा रहा है। मतलब सस्पेंस का दौर अभी जारी है। और ईवीएम को लेकर कांग्रेस की शिकायत है कि खत्म ही नहीं हो रही। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में ईवीएम को लेकर कांग्रेस ने एक रैली की, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर हमला बोला। दिल्ली का रामलीला मैदान कई ऐतिहासिक राजनीतिक आंदोलन का गवाह रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर अन्ना हजारे तक हर आंदोलन की आवाज इसी मैदान से बुलंद हुई। अब इसी मैदान से कांग्रेस ने ईवीएम के खिलाफ नई मुहिम छेड़ी है, जिसका हिस्सा बनने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां उन्होंने संविधान से लेकर ईवीएम तक हर मोर्चे पर सरकार को घेरा। संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे, इसीलिए हमको एक रहकर संविधान को बचाना होगा और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। जब से महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए हैं, कांग्रेस और उसके तमाम सहयोगी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में संविधान दिवस के मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो उसके लिए आंदोलन और यात्रा तक करेंगे। नहीं, वो ईवीएम छोड़ दो, हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। कांग्रेस और उसके तमाम सहयोगी दल ईवीएम को खत्म कर फिर से बैलेट युग लाना चाहते हैं। उधर ईवीएम को लेकर एक आंदोलन पुणे में सामाजिक कार्यकर्ता बाबा अढ़ाव भी कर रहे हैं। और अब बात संघ प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने घटती जनसंख्या को लेकर 3 बच्चे पैदा करने की बात कही, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है।
सोमवार को संघ प्रमुख कथले कुल की बैठक में शामिल होने नागपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने घटती आबादी को लेकर चिंता जाहिर की और नव दंपतियों को कम से कम 2 से 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दे दी है। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे। शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक असं सांगतं की 2.1च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो। 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी, 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे। भागवत के इस बयान पर अब सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो बीजेपी समर्थन करती नजर आ रही है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं बच्चे 3 ही अच्छे, कोई जनसंख्या नियंत्रण की बात बीजेपी के नेता कर रहे हैं, कोई जनसंख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत बीजेपी से हो जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी संस्था है जो हर तरह से भारत का कल्याण चाहती है, इसलिए वो जो भी बातें कही गई हैं उनको सही परिप्रेक्ष्य में लेने की आवश्यकता है। बता दें कि घटती जनसंख्या पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान ऐसे वक्त में है जब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या में 7.8% की कमी आई है, जबकि उसके उलट पड़ोसी देशों में जनसंख्या बढ़ी है। और अब खबर संभल हिंसा से जुड़ी हुई। आज न्यायिक आयोग की टीम जांच करने संभल पहुंची। यहां मस्जिद और हिंसा वाले इलाके में करीब 2 घंटे तक जांच की गई। आयोग की टीम ने कहा कि वो मामले की तह तक जाने की कोशिश करेगी, चाहे इसके लिए उसे 2 महीने ही क्यों ना लग जाए। सुबह 11 बजे थे जब न्यायिक आयोग की टीम हिंसा की जांच करने संभल पहुंची, जहां टीम ने पहले मस्जिद और फिर हिंसा के आसपास वाली जगहों पर जाकर जायजा लिया और फिर मस्जिद कमेटी के साथ मस्जिद के अंदर गए। जांच टीम ने मस्जिद के अंदर पानी के हौज और अंदरूनी हिस्सों की जांच की। इसके बाद न्यायिक जांच आयोग की टीम उस जगह पहुंची जहां सबसे पहले हिंसा भड़की थी। न्यायिक जांच आयोग की टीम 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसकी जांच की शुरुआत यहीं शाही जामा मस्जिद से की और जांच आयोग की टीम के सदस्यों ने जामा मस्जिद के अंदर जाकर के जामा मस्जिद का जायजा लिया। जांच टीम ने करीब 2 घंटे तक जांच की। जांच के लिए न्यायिक आयोग की टीम के अध्यक्ष रिटायर्ड जज DK अरोड़ा और यूपी के पूर्व DGP AK जैन मौजूद थे, जबकि तीसरे सदस्य अमित मोहन प्रसाद निजी कारणों से संभल नहीं गए। उनका मूल उद्देश्य था जो जहां पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। कुछ लोग मिलना चाहते थे उनसे या बात करना चाहते थे, कुछ लोगों से उन्होंने बात भी की। बता दें कि संभल में शाही मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, जिसको लेकर सड़क से संसद तक राजनीति उबाल मार रही है। हम लोग सदन में उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार अपने निकम्मेपन, अपनी कमियों को, अपनी खामियों को छिपाने के लिए सदन चलने नहीं दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दखल और शांति बहाल की अपील से संभल में जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती दिख रही है। जहां एक विवाद संभल की जामा मस्जिद को लेकर है, वहीं एक मामला उत्तरकाशी की मस्जिद का भी है, जिसे लेकर आज उत्तरकाशी में महापंचायत हुई, जिसमें कई हिंदूवादी नेता आए तो वहीं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता T राजा भी शामिल हुए। की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं आग्रह करता हूं सभी लोगों से कृपया। उत्तरकाशी का रामलीला मैदान आज भगवा से रंग गया। पहले हिंदू है ये हम गर्व से कहते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के साथ महापंचायत की शुरुआत हुई। तमाम बड़े नेता भी महापंचायत का हिस्सा बने, जिसमें हैदराबाद से बीजेपी विधायक और फायर ब्रांड नेता T राजा भी पहुंचे। पूरे भारत में जहाँ पर भी हिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है राजा सिंह जी, तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं मेरे मित्रों। महापंचायत को लेकर भारी हुजूम उमड़ा और मंच से T राजा अपने अंदाज में बोलते नजर आए। पहले हिंदू है ये हम गर्व से कहते हैं। हम जिहादियों को लैंड जिहाद नहीं करने देंगे। भारत का हिंदू लैंड जिहादियों को किस तरह से सबक सिखाया जाता है आप लोगों से ले रहा है। यहाँ पे जो है एक मदरसा पढ़ाने के लिए जो है इसको खोला गया था और अब इसको मस्जिद का रूप दिया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है और बाबा विश्वनाथ के ठीक ऊपर है, तो वो बिल्कुल कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसे पूरी जांच होनी चाहिए कि वास्तव में है क्या।
हालांकि इस महापंचायत के आयोजन से मस्जिद विवाद बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिस पर पिछले 6 महीनों से लगातार विवाद बढ़ ही रहा है, थम नहीं रहा। क्या है उत्तरकाशी का मस्जिद विवाद? उत्तरकाशी के बाड़ाहाट इलाके में स्थित इस मस्जिद का निर्माण 1969 में हुआ था। पिछले तकरीबन 35 सालों से उत्तरकाशी में इस मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है। साल 2005 में यहाँ भूमि का दाखिल खारिज हो गया था, तभी से ये मस्जिद कानूनी विवाद में आ गई। 24 अक्टूबर को इस विवादित मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों ने जन आक्रोश रैली निकाली और उस रैली के दौरान काफी तनाव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने 200 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था। इस बार पुलिस पहले से चौकन्ना थी। उत्तरकाशी शहर को 7 जोन और 15 सेक्टर में बांटकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस अधिकारियों की फोर्स ग्राउंड जीरो पर उतारी गई। उम्मीद है जल्द ही इस मस्जिद विवाद का हल निकलेगा और पहाड़ में शांति कायम रहेगी। और अब एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर, मुंबई में सिस्टम के खोदे गड्ढे ने एक बच्चे की जान ले ली। ये बच्चा खेलने के लिए घर से निकला था, तभी गड्ढे में गिर गया, उसकी मौत हो गई। मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर बस डिपो पर यह बच्चा खेल रहा था। 7 साल के इस बच्चे को क्या पता था सिस्टम की नाकामी उसकी जान ले लेगी। बस डिपो में निर्माण कार्य चल रहा था। एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था जो बिना किसी सुरक्षा उपाय के खुला था। बच्चा घर से खेलने के लिए बाहर निकला और उस गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। बच्चा जब शाम को यहाँ खेलने आया, खेलते खेलते वो इस गड्ढे में गिर गया। उसके जो दोस्त थे उन्होंने जोर से आवाज लगाई और बच्चे को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वो अपना दम तोड़ चुका था। आप लोग को नहीं लगता कि कोई यहाँ पर होता है जो बच्चों को यहाँ? बच्चे आते हैं अपने मन के से आते हैं, मर्जी से अपना खेलते वेलते हैं, लेकिन अगर ये काम चालू है तो कोई सुरक्षा गार्ड होना चाहिए। ये वीडियो पुराना है जिसमें 7 साल का मासूम उज्जवल स्कूल में मस्ती कर रहा है। अब उज्जवल इस दुनिया में नहीं है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ये लोग की जिम्मेदारी थी ध्यान देने का, किसी को अलर्ट नहीं रखना चाहिए था अंदर जाने का। बच्चे लोग कैसे अंदर गए, उनका काम था ध्यान देने का। इस पूरे मामले की जांच ईमानदारी से होना जरूरी है, क्योंकि सरकारी जमीन पर इस तरह की लापरवाही ने एक बच्चे की जिंदगी छीन ली। एक परिवार का सपना हमेशा के लिए टूट गया। परिवार को ऐसा दर्द दे दिया जिसको कम करने का कोई मरहम किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। सिस्टम के लूप होल ने एक 7 साल के बच्चे की जान ले ली। दक्षिण भारत फेंगल तूफान से त्राहिमाम है। प्रभाव तो इसका खत्म हो गया, लेकिन तूफान अपने पीछे तबाही के कई निशान छोड़ गया है। चारों तरफ तबाही है। कहीं पेड़ टूटे पड़े हैं, कहीं होर्डिंग गिरे पड़े हैं। जगह जगह पानी भरा है, तेज हवाएं चल रही हैं। ये सब फेंगल तूफान की देन है, जिसने चेन्नई से लेकर पुडुचेरी तक ऐसी तबाही मचाई कि सब बर्बाद कर दिया। वहीं तूफान का एक बड़ा असर हवाई उड़ानों पर पड़ा। चेन्नई एयरपोर्ट पर तूफान फेंगल के चलते एक विमान लैंडिंग ही नहीं कर पाया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि विमान को रनवे पर ही दोबारा टेक ऑफ करना पड़ा। दरअसल तेज हवा और रनवे पर जमा पानी के चलते विमान को लैंड करने में जब परेशानी आई तो दोबारा उड़ान भरनी पड़ी। ये घटना तूफान के चलते हुई है। हालांकि पायलट की कुशलता से बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं एक और वीडियो सामने आया है जिसमें लैंडिंग के दौरान इंडिगो की फ्लाइट क्रॉस विंड में फंसकर लहराने लगी। पायलट प्लेन को वापस उड़ा ले गया। इस घटना को लेकर इंडिगो का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दरअसल बीती रात जब तूफान पुडुचेरी के कराईकल और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के बीच समुद्र तट से टकराया तो अपने पीछे ये तबाही छोड़ गया, क्योंकि एक तरफ बारिश हो रही थी तो दूसरी तरफ 90 किलोमीटर की तेज हवाएं चल रही थीं, जिनके रास्ते में जो आया ताश के पत्तों की तरह ढह गया। बता दें कि ये तूफान 25 नवंबर को बंगाल की खाड़ी से उठा था, जिसने दक्षिण भारत के राज्यों में बड़ी तबाही मचाई है। हालांकि शासन प्रशासन इस तूफान पर नजर बनाए हुए है और इससे प्रभावित इलाकों में हर संभव मदद पहुंचा रहा है। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। यहां पर आवारा सांड का आतंक खत्म नहीं हो पा रहा। ताजा मामला यूपी के अमरोहा का है। यहां एक महिला पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। महिला अस्पताल में भर्ती है, हालत गंभीर बनी हुई है। यूपी के अमरोहा के इस सीसीटीवी के एक एक फ्रेम को ध्यान से देखिए। एक महिला अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। उधर दूर से एक महिला दिख रही है जो सर पर सामान उठाए आ रही है।
बगल में एक सांड दिखाई देता है। इधर खड़े युवक की नजरें महिला और सांड की तरफ जाती हैं। वो कोई एक्शन ले उससे पहले एकाएक सांड महिला के बगल में आता है और तेजी से महिला को टक्कर मारता है। महिला वहीं गिर जाती है। युवक दौड़कर सांड को महिला से दूर करता है। 20 सेकंड का ये वीडियो डर पैदा करने वाला है। ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि कैसे आवारा पशु लोगों के लिए मुश्किलें बनते जा रहे हैं। सांड की जोरदार टक्कर से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल अजमेर के बाद अब बदायूं मंदिर मस्जिद विवाद जोर पकड़ रहा है। जिस तरह संभल की शाही मस्जिद और अजमेर की दरगाह पर दावा किया गया, ठीक वैसे ही बदायूं की जामा मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने मंदिर होने का दावा किया है। बदायूं में 2022 में ही मामला कोर्ट में पहुंच गया था। अब इस मामले में कोर्ट की सुनवाई तेज हो गई है और इसी पर सियासत भी होने लगी। तो क्या है बदायूं जामा मस्जिद का मामला? यहां किस भगवान के मंदिर होने का दावा किया जा रहा है? आप देखिए ये पूरी रिपोर्ट। ये भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है और सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है और जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया उन्हें मुकदमा दायर करने का हक भी नहीं है। नीलकंठ महादेव के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी आई। एक राज्य की दो तस्वीरें, दो अलग अलग शहर, लेकिन दोनों जगह मुद्दा एक। मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा। संभल की शाही जामा मस्जिद के नीचे हरिहर भगवान का मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। बदायूं में हिंदू पक्ष का दावा है कि बदायूं की जामा मस्जिद के नीचे नीलकंठ महादेव का मंदिर है। ऐसे दावों का आधार क्या है, उसे समझने से पहले बदायूं से आई अपडेट तस्वीरों को देखना चाहिए। बदायूं की पुलिस संभल की घटना से सीख लेते हुए बदायूं में सतर्क हो गई है। ड्रोन से जामा मस्जिद के आसपास के इलाकों की निगरानी की जा रही है। पुलिस हर छत और गलियों में नजर रख रही है। ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी की मदद से लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। बदायूं एसएसपी के निर्देश के बाद सभी थाना क्षेत्रों में ऐसी ही निगरानी बढ़ा दी गई है। जिन घरों की छतों पर आपत्तिजनक चीजें दिखें, पुलिस ने उसे वहां से हटवा दिया और छतों पर संदिग्ध वस्तुएं जैसे ईंट, पत्थर न रखने की अपील भी की। शहर में शांति बनाए रखने के लिए पीस कमेटी की बैठक भी हुई और इस बात को सुनिश्चित किया गया कि बदायूं का माहौल खराब न होने पाए। अब सवाल है कि क्या बदायूं की जामा मस्जिद के नीचे नीलकंठ महादेव का मंदिर है? हिंदू पक्ष के दावे का आधार क्या है? 2022 में यह मामला सामने आया। अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया था कि जामा मस्जिद की जगह पहले नीलकंठ महादेव मंदिर था। इसके बाद उन्होंने यहां पूजा अर्चना की अनुमति के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी। सारे साक्ष्यों, सारे सबूतों के आधार पर हम आए हैं। हम अपने अदालत से पूरा हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और ये लोग चाहे बदायूं से ही, चाहे हाई कोर्ट से ही, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, हम इन अपने सबूतों के आधार पर मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। मुकेश पटेल ने इतिहास के पन्नों में दर्ज तारीखों और घटनाओं को आधार बनाया है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध और कुतुबुद्दीन ऐबक की करतूतों का जिक्र है। जो बदायूं क्षेत्र है वो उसमें कन्नौज के अधीन आता था। तो सीधे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो लुटेरा था वो सीधे दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पे उसने कब्जा करने के बाद उसके बाद उसने कन्नौज जयचंद को उन्होंने मारा। जयचंद के बाद वो सीधे बदायूं आया। बदायूं पर राजा महिपाल को उसने मार के उसने अपना राज्य स्थापित यहाँ अपना कब्जा कर लिया। कन्नौज और बदायूं पर कब्जा करने के बाद अपने दामाद इल्तुतमिश को यहाँ का सूबेदार बना दिया। सूबेदार बनते ही उसने ये भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को ध्वस्त किया और ध्वस्त करने के बाद उसने उसी टेम्पल पर जो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है वो इससे भी उसमें मौजूद चारों रंग की दीवारें हैं, भागसी है, सुरंगें हैं, बहुत कुछ है उसमें।
वो सब कुछ अब भी मौजूद है। इल्तुतमिश ने 1210 में जामा मस्जिद की नींव रखी। इल्तुतमिश जब दिल्ली का बादशाह बन गया तो बदायूं के सूबेदार बूटे रुकनुद्दीन ने मस्जिद का निर्माण करवाया। 1225 में जामा मस्जिद बनकर तैयार हो गई। अब 800 साल बाद इस मस्जिद पर हिंदू पक्ष ने बदायूं की कोर्ट में दावा ठोका है। दावा ये पेश किया गया है कि ये जो डिस्प्यूटेड जगह है ये नीलकंठ महादेव का मंदिर है और इसमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है, उसी पर सुनवाई चल रही है। बदायूं जामा मस्जिद के वकील अबरार अहमद ने हिंदू पक्ष के दावे का विरोध किया है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मस्जिद करीब 850 साल पुरानी है और वहां मंदिर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें जिन लोगों ने दावा दायर किया उन्हें दावा दायर करने का हक ही नहीं है और वो लीगल एंटिटी भी नहीं है। और जो है मंदिर की तरफ से दावा किया गया है, जो पार्टी इन्होंने बनाया है जामा मस्जिद को, तो उसमें साफ लिखा है कि तोड़ के जो है वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाएगी, तो लिहाजा मंदिर अस्तित्व में है ही नहीं। 850 साल से नहीं है अस्तित्व में। ना कभी पूजा अर्चना हुई, मस्जिद में थोड़ी पूजा करने जाएंगे, तो वो ना कभी कब्जा रहा, नहीं है तो कब्जा नहीं है। इस मामले पर बदायूं कोर्ट में बहस जारी है। 3 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले सियासत शुरू हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बदायूं की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2022 में केस किया गया था और उसकी अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। ASI और उत्तर प्रदेश सरकार भी केस में पार्टी हैं। दोनों सरकारों को 1991 एक्ट के अनुसार अपनी बात रखनी होगी। हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन पर रोक लगाना भारत के अमन और इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है। आने वाली नस्लों को AI की पढ़ाई के बजाय ASI की खुदाई में व्यस्त कर दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी उनसे जुड़े हुए संगठन पूरे देश में खोज के मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। पहले संभल की बात हुई, अजमेर की बात हुई और अब बदायूं की बात हो रही है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और बंटवारे की राजनीति कर रही है, मंदिर और मस्जिद की राजनीति कर रही है। जनता समझदार है, जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। बदायूं की जो जामा मस्जिद है, ऐतिहासिक मस्जिद है, जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है, वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी इबादतगाह जहाँ है, जैसी है, जो भी उसका कैरेक्टर है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। सबसे पहले तो निचली अदालत को अधिकार ही नहीं था कि उस याचिका को स्वीकार करे जो उसने 2 साल पहले किया था। बदायूं जामा मस्जिद मामले पर बीजेपी का कहना है कि कोर्ट में अपनी बात रखना सबका हक है। देश का कानून, संविधान किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने के लिए अदालत में जाने का अधिकार देता है। सरकार का काम माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन कराना है। तो मामला विचाराधीन है, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। वहीं यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अदालत के आदेशों का पालन कराना सरकार का काम है। माननीय न्यायालय के जो भी आदेश आएंगे उसका पालन कराना सरकार की प्रतिबद्धता है। और आदेश क्या आ रहे हैं, आदेशों का क्या है, इसका अच्छी तरह अध्ययन, क्या व्यवस्था क्या नहीं करना है, इसका अध्ययन कोर्ट करता है। और कोर्ट ऐसा फोरम है जिस पर जाकर के विपक्ष भी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है, अपनी बात रखें। और मैं समझता हूँ कि न्यायालय न्याय देने का काम करेगा। माननीय न्यायालय आदेश देते हैं तो सत्य को सामने आने दीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। फिलहाल मामले में हिंदू पक्ष की बहस हो गई है, मुस्लिम पक्ष अपनी बातें रख रहा है। 3 दिसंबर को अगली सुनवाई है। और अब खबर खेल की दुनिया से। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आपको एक अपडेट दे देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के कार्यक्रम पर कल अंतिम मुहर लग सकती है। पीसीबी से हाइब्रिड मॉडल पर चल रहा गतिरोध जल्द खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पीसीबी ने राजस्व हिस्सेदारी बढ़ाने और पाकिस्तान के भारत में न खेलने की शर्त रखी है, लेकिन राजस्व हिस्सेदारी को वित्त समिति को भेजना होगा, जिसकी अध्यक्षता अब तक मौजूदा आईसीसी चेयरमैन जय शाह कर रहे हैं। लेकिन अधिकांश देश पाकिस्तान को ज्यादा राजस्व देने को तैयार नहीं, क्योंकि इसका असर उनको मिलने वाली राशि पर पड़ेगा। हालांकि आईसीसी मेजबानी राशि बढ़ाने और हाइब्रिड मॉडल पर रखी रिजर्व राशि को पीसीबी को देने पर राजी है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज उज्जैन पहुंचे। यहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी उन्होंने की। तो
महाकाल मंदिर पहुंचे जेपी नड्डा और यहां पर किस तरीके से वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।